सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हम अपने आप से ये पूछेंगे कि यूनिट्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। तो यूनिट्स की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी बिकॉज वी वांटेड टू मेजर थिंग्स। हम चीज़ों को नापना चाहते थे। तो स्टूडेंट देखो, पुराने ज़माने में लोगों के पास कोई स्केल वगैरह तो होते नहीं थे, तो हाउ डिड दे यूज़ टू मेजर थिंग्स। जैसे आपने कभी देखा होगा बचपन में, आप कभी पार्क में क्रिकेट खेलने गए हो तो आपको पता है कि पिच 22 यार्ड्स की होती है। अब क्रिकेट की पिच जो नॉर्मली बच्चे, जैसे हम लोग भी जब पार्क में खेलने आते थे तो अपने कदमों से नापते थे कि 1 स्टेप मीन्स 1 यार्ड। तो 22 स्टेप्स लेके हम बोलते थे कि भैया इतनी लंबी पिच होगी। अब आप ये सोचें कि अगर मान लो एक मेरे जैसा बंदा जो कि 6 फीट टॉल है, अगर वो पिच को नापेगा और एक दूसरा बंदा जो सिर्फ 5 फीट 3 या 4 इंचेस है, बहुत छोटा है हाइट में, अगर वो पिच को नापेगा तो दोनों के केस में क्या पिच की लंबाई सेम आएगी? इमेजिन, नहीं आएगी। तो इसका मतलब कि हमको एक स्टैंडर्डाइज चीज़ों को करने की ज़रूरत है जब हम मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है हमको। मेजरमेंट की बेटा ज़रूरत इसलिए है कि अगर हम चीज़ों को मेजर कर पाते हैं तभी हम उनके बारे में कुछ जान पाते हैं, नहीं तो हम उनके बारे में कुछ भी जान नहीं पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा क्लासरूम बहुत बड़ा है, या फिर द रूम इन विच आई लिव इज़ अ वेरी स्मॉल रूम। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट एनीथिंग। स्मॉल रूम का क्या मतलब है? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा रूम 10 फीट बाय 12 फीट है, देन यू गेट अ फेयर आइडिया कि अच्छा यार, रूम का साइज इतना होगा इनका। इज़ इट क्लियर? तो इसलिए हमको चीज़ों को अगर मेजर कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यार आज मेरे को बहुत बुखार है, आज मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है। व्हाट डज दैट मीन? नथिंग। यार वो कार सामने से निकली, बहुत तेज़ निकली, अरे कितनी स्पीड पे निकली यार। तो जब तक हम इन सब चीज़ों के बारे में मेजरमेंट नहीं करके बताते, तब तक हमको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता अच्छे से। तो लॉर्ड केल्विन वॉज अ साइंटिस्ट, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने एक बार बोला था कि अगर आप किसी चीज़ को नाप पाते हो देन यू नो समथिंग अबाउट इट। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को नाप नहीं पाते या मेजर नहीं कर पाते तो यू नो नथिंग अबाउट इट, या फिर योर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ वेरी मिनिमल, है ना। और उससे आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इज़ इट क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस क्या होती है चीज़ों को मेजर करने की। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। चलो बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आप देखें जरा, यहाँ पे लिखी हुई है। चलो बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये है: all quantities in terms of which laws of physics can be expressed, and these quantities can be measured directly or indirectly, they are called physical quantities. Is it clear to everyone? समझ में आ गई बात फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, then you talk about force, acceleration, velocity, momentum, pressure, angular momentum. So all these quantities are physical quantities. तो जितनी भी quantities हमको दुनिया को समझने में हमारी help करती हैं, those quantities are called physical quantities. तो आपने ये physical quantities की definition को याद कर लेना है। Is it clear? चलो, अब मैं आपको बताऊंगा units के बारे में। Guys, हर physical quantity को measure करने के लिए you need units. जैसे for example, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर रूम, देन यू कांट से कि सर मैंने अपने कदमों से नापा और मेरा रूम जो है ना वो 5 कदम का है। अरे भैया, तुम्हारा कदम कितना बड़ा है, तुम कितने बड़े बड़े कदम लेकर के रूम को नाप रहे हो? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तुम अपने किसी फ्रेंड को बोलो जो दूसरे देश में रहता है, दूसरी सिटी में रहता है, कि यार आई लिव इन अ वेरी बिग रूम, इट इज़ 5 स्टेप्स लॉन्ग एंड इट इज़ 4 स्टेप्स वाइड एंड इट इज़ 3 स्टेप्स हाई। तो छिपकली की तरह चढ़ के आपको पहले कदम नापने पड़ेंगे। So it is not a good unit to measure things. For example, जब हम छोटे होते थे तो हम पतंग उड़ाते थे, तो उसका जो वो होती है ना डोर, वो लेने मार्केट जाते थे। तो वो क्या करता था, वो नापने के लिए उसके पास कोई स्केल वगैरह तो होता नहीं था, तो वो क्या करता था, डोर को लेता था, जिसको मांझा या कुछ ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको ऐसे ऐसे करके नापता था, 1 2 3 like this. Now imagine if there is a short heighted shopkeeper, then he will give you lesser amount of that thread as compared to a person who has got a longer height. Yes or no? कि जिसकी हाइट लंबी होगी उसकी बाजुएं लंबी होगी, तो एक उसका जो नापेगा 1 यार्ड, दैट विल बी लॉन्गर यार्ड। तो इसलिए
there is a lot of miscommunication and there is a lot of misunderstanding if there is no standard unit. So people felt the need of this standard unit. So people said that all physical quantities should have standard units. तो सबसे पहले हम यूनिट का मतलब समझेंगे और हम यूनिट की डेफिनेशन को नोट करेंगे. तो यूनिट क्या होता है बेटा? यूनिट होता है, यूनिट का मतलब होता है वन. यूनिटी सुना हुआ है आपने? तो यूनिटी मीन्स वन. लिखो यूनिट की डेफिनेशन. द चोजन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड टेकन एज रेफरेंस इन ऑर्डर टू measure a physical quantity is known as a unit. Is it clear? तो every physical quantity has got a unit और unit से हम चीज़ों को नाप सकते हैं. जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं बेटा, लेंथ की बात करते हैं. लेंथ के कितने यूनिट्स हैं दुनिया में? देयर आर इनन्यूमरस यूनिट्स ऑफ लेंथ. फॉर एग्जांपल मिलीमीटर है ना, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, है ना, और भी बहुत सारे इसके लेंथ के यूनिट्स आपको अभी पढ़ने हैं. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप उसका जवाब किलोमीटर्स में दोगे. मैं आपको बोलूं कि बेटा आपकी हाइट कितनी है, आप उसका जवाब फीट में दोगे. अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके रूम की लेंथ कितनी है, तो प्रॉबेबली आप उसका आंसर भी फीट में दोगे. तो एक ही क्वांटिटी लेंथ को नापने के लिए देयर आर इनफाइनाइट और यू कैन से अ लॉट ऑफ यूनिट्स. लेकिन उनमें से कौन सा यूनिट हमने यूज़ करना है वो एक हमारा डिपेंड करता है कौन सा कन्वीनियंट यूनिट है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल अगर आपके घर से 2 किलोमीटर है, तो आप उसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करोगे तो वो लाखों में आएगा. तो सेंटीमीटर इज़ नॉट अ गुड यूनिट टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस. इज इट क्लियर? तो इसलिए हम अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं. चलो तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ को मेजर कैसे किया जाता है. आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके घर में एक टेबल है जिसके ऊपर आप बैठ के पढ़ाई करते हो और आपको मैं एक स्केल देता हूँ, लेट्स से द लेंथ ऑफ दैट स्केल इज़ 1 फीट. कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल? हाउ विल यू डू दैट? लेट्स से आपने उस स्केल को लिया और आपने अपने टेबल को उससे नापा, एंड लेट्स से 3 बार जब आपने स्केल को रखा ऐसे ऐसे करके, तो आपकी टेबल की लंबाई पूरी हो गई. तो आप क्या बोलेंगे? द लेंथ ऑफ द टेबल इज 3. और यू विल से समथिंग एल्स. यू विल से द लेंथ ऑफ द टेबल इज 3 feet. Why? Because the unit that you were taking to measure the table was 1 feet. Yes or no? तो वही मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर कि मेजरमेंट जो होती है उसको करने के लिए एक तो आपको पहले यूनिट को सिलेक्ट करना है, एंड वंस यू हैव सिलेक्टेड द यूनिट देन यू हैव टू सी हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन दैट फिजिकल क्वांटिटी. उसी चीज़ को अगर मैथमेटिकली देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो मेजरमेंट होती है इट इज नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड. सो दिस इज अ यूनिट एंड दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बोला कि टेबल की लेंथ को आप नापेंगे स्केल से, तो स्केल की लंबाई इज़ 1 फीट और उस स्केल को 3 बार आपने जब टेबल पे ऐसे रखा तो आपकी टेबल की लंबाई पूरी कवर हो गई उसके अंदर. तो आप बोलेंगे द लेंथ ऑफ द टेबल इज 3 feet. येस और नो? येस और नो? अब सोचो जरा ध्यान से. यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फीट. ये मेजरमेंट हो गई. नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों कि मैंने आपको उससे हाफ लेंथ का एक स्केल दे दिया विच इज़ लाइक 6 inches, हाफ फीट, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू to measure the length of the table with that smaller scale. Now what will you do? Now you will again put the scale in against the table and you will try to measure that how many times this scale is in the case of table. तो अब आप बोलेंगे सर ये तो 6 बार हो रहा है. 6 बार इसको लंबाई को मतलब 6 बार स्केल को ऐसे ऐसे करके जब हमने रखा एक के बाद एक, तो 6 बार स्केल का इस्तेमाल हुआ उस टेबल की लंबाई को नापने के लिए. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि उस केस में आपका हो जाएगा 6 into हाफ फीट. येस और नो? क्लियर? तो हम बोलेंगे है तो वो 3 feet ही, बट 6 बार उस चीज़ को नापना पड़ा. तो देखो अगर आप यूनिट को छोटा कर देते हो, यूनिट को जब आपने हाफ कर दिया, तो ये वाली जो मेजरमेंट है ये 3 से 6 हो गई. येस और नो? तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है n into u, इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर आप u को छोटा कर दोगे तो n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी. तो एक पर्टिकुलर टेबल की लंबाई को नापने के लिए अगर आप डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करोगे तो ये जो नंबर की वैल्यू आएगी दिस विल बी डिफरेंट. लेकिन क्योंकि उस टेबल की लंबाई कांस्टेंट है तो n into u जो होगा वो कांस्टेंट होगा. तो अपनी कॉपी में लिखें, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. n into u जो होता है वो किसी भी मेजरमेंट के लिए कांस्टेंट होता है. अगर ये u की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो बेटा n की वैल्यू कम होगी, और अगर u की वैल्यू को कम किया जाएगा तो n की वैल्यू ज़्यादा होगी. ये वाली बात आपको बस ध्यान रखनी है.
इज इट क्लियर? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, मान लो आपके घर से आपके स्कूल की लंबाई या डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, तो आप बोलेंगे 2 किलोमीटर। अगर मैं बोलूँ इक्वल टू लगा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ 2000 मीटर, गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे यूनिट क्या है? किलोमीटर। यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर इज अ स्मॉलर यूनिट, इसलिए उसके साथ जो नंबर आया है इट इज 2000, और किलोमीटर बीइंग अ लार्जर यूनिट, उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज स्मॉलर नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक क्वांटिटी को मेजर करते हो तो आप उसको अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, या फिर ये लिखा हुआ n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है कि n जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। जितना बड़ा यूनिट होगा n की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HC वर्मा में एक दो क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसके ऊपर, तो आपको मैं बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद। चलो गाइस, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which can neither be derived from other units, nor they can be resolved into other units। प्लीज इसको नोट करें, उसको याद करें। ओके, अब जो क्वांटिटीज होती हैं लेंथ, मास और टाइम, मतलब तीन क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम, दीज क्वांटिटीज वर असाइंड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले फिजिसिस्ट ने ये डिसाइड किया कि मास, लेंथ और टाइम ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप एक दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते, और ये तो हमको एक तरह से जैसे ABC होती है इंग्लिश के अंदर, तो हमको बेसिक क्वांटिटीज की जरूरत है जिसको यूज करके हम बाकी सारी क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी बोली गई? मास, लेंथ एंड टाइम। तो इसमें लिखें द क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर सेड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, and other quantities are derived from these quantities and are known as derived quantities. The other quantities are derived from these quantities and are known as derived quantities. Clear? Note करें। चलो, अब once we had decided कि ये तीन quantities हमारी fundamental quantities हैं, तो लोगों ने सोचा what about the other quantities, like what about velocity, what about acceleration, what about force, what about momentum? तो then people thought of it कि ईदर वी चूज अनदर यूनिट फॉर ऑल दीज क्वांटिटी। जैसे फोर्स का एक यूनिट हम खुद चूज कर लेते हैं, वेलोसिटी का यूनिट हम एक खुद चूज कर लेते हैं, बट वो बहुत ही कम्बरसम टास्क हो जाती, इतने सारे यूनिट्स आपको याद रखने पड़ते हैं। देन पीपल थॉट ऑफ एन आइडिया कि यार हमने तीन यूनिट्स को तो फंडामेंटल बोल दिया, अब जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं बेटा उनके यूनिट्स इन क्वांटिटी के यूनिट्स के हिसाब से लिखे जा सकते हैं। मतलब जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स को इस्तेमाल करके आप बाकी क्वांटिटीज के यूनिट्स को लिख सकते हैं। तो पीपल सेड दिस इज अ बेटर आइडिया, बिकॉज उससे क्या होगा कि हमको तीन ही क्वांटिटीज के यूनिट्स को याद करना है। किस किस को? मास के यूनिट को, लेंथ के यूनिट को और टाइम के यूनिट को। बाकी सारी क्वांटिटीज के यूनिट्स इन्हीं के यूनिट्स के हिसाब से हम लिख सकते हैं, और इसीलिए जो बाकी क्वांटिटीज हैं इन तीनों के अलावा उनको क्या बोल दिया गया? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और उनके यूनिट्स को क्या बोल दिया गया बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम अब डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन को नोट करेंगे। Note the definition of derived units. It says, यहाँ पे लिखा हुआ है, it says that the units of all other quantities can be expressed in terms of the units of fundamental quantities. The units of all other derived quantities can be expressed in terms of the units of fundamental quantities, and these quantities are known as derived quantities and their units are known as derived units. इज इट क्लियर? जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आपसे बोल दिया वेलोसिटी के यूनिट्स बताएं, ठीक है? मास, लेंथ और टाइम के यूनिट जो है वो हमने पहले से चूज कर रखे हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि जी मास को किलोग्राम में करेंगे, लेंथ को मीटर में करेंगे, टाइम को सेकंड में करेंगे। अभी इस पर भी डिस्कशन होनी है, इसके भी अलग अलग सिस्टम बने होंगे, लेकिन मान लो मैंने ये वाला सिस्टम यूज करा है, तो वेलोसिटी के यूनिट्स होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में यूज करेंगे? मीटर, और टाइम किस में? सेकंड में। सो इट इज बेटा मीटर पर सेकंड। ये सब चीजें आप कर चुके हो। तो देखो, तीन यूनिट्स लेने के बाद हमने वेलोसिटी के यूनिट्स उन्हीं तीनों को यूज करके हमने लिख दिए। उसी तरह से अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट मोमेंटम, इट इज m इंटू वी। सो इट इज m हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
तो देखो आप तीनों यूनिट्स का इस्तेमाल यहाँ पर होता हो दिख रहा है हमको। जैसे फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स हो जाएगा m इंटू ए, तो ये हो जाएगा मास होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फोर्स के यूनिट्स हो गए। अब आप बोलोगे सर फोर्स के यूनिट्स तो न्यूटन होते हैं, बिल्कुल होते हैं न्यूटन बेटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन का नाम दे दिया जाता है। दिस इज नोन एज न्यूटन। इज इट क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हुए बाकी और हर क्वांटिटी के यूनिट्स को निकाल पा रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटीज हैं इनको बोल देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये सारी क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स इनके यूनिट से आए हैं इनको बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इनके जो यूनिट्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज इनको बोल देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। मैंने आपको सबकी डेफिनेशन लिखवा दी है, आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया, सबको आपको इन सब चीज़ों को याद कर लेना है। चलो तो अब हम आ गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया तो उसके क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो लिखें इसको अपनी कॉपी में। सबसे पहला कि यूनिट की क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला, इट शुड बी वेल डिफाइंड। तो मैं लिखता हूं आपके साथ साथ। फर्स्ट इज इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकेंड इज इट शुड बी ऑफ एप्रोप्रिएट साइज, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए यूनिट, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट साइज का यूनिट होना चाहिए। थर्ड इज इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, मतलब आप उसको आराम से दोबारा कहीं पर रिप्रोड्यूस करना चाहें तो कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं पहले के ज़माने में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे की गई थी। जैसे 1 मीटर को सबसे पहले लोगों ने देखो कैसे डिफाइन करा। लोगों ने बोला कि जितना डिस्टेंस अर्थ के नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटर तक का है उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो 10 मिलियन से। 10 मिलियन होता है बेटा 10 की पावर 7। तो लोगों ने बोला जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। अब सोचो अगर आप मान लो 1 मीटर स्केल की फैक्ट्री लगाते हो तो आपको सबसे पहले तो बेटा जाना पड़ेगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से आपको पहले इक्वेटर का डिस्टेंस नापना पड़ेगा, फिर उसको 10 मिलियन से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास 1 मीटर आएगा। समझ पा रहे हो? तो आप फैक्ट्री लगा पाओगे क्या उस केस में? द आंसर इज नो, क्योंकि आप उस चीज़ को बेटा रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। फिर लोगों ने कहा लेट्स मेक अ बेटर डील। देन व्हाट पीपल डिड वाज, पेरिस के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये सारे स्टैंडर्ड मेजर्स वगैरह रखे गए। तो लोगों ने बोला वहाँ पर एक प्लैटिनम इरिडियम की रॉड ली, ठीक है ना। पीपल टुक अ रॉड ऑफ अ प्लैटिनम इरिडियम, प्लैटिनम और इरिडियम दोनों मेटल होते हैं, तो उनके मिक्सचर से एक रॉड बनाई और उस रॉड के ऊपर 2 मार्क्स लगाए, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। उन दोनों मार्क्स के बीच की जो लंबाई थी ना, लोगों ने बोला वो 1 मीटर है। तो लोगों ने कहा चलो यार अच्छा हो गया, इक्वेटर और पोल वोल से तो बच गए, बट अब पेरिस जाना पड़ेगा। अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपको पहले नाप के लाना पड़ेगा, भैया पेरिस से वो डंडा जो पड़ा हुआ है प्लैटिनम इरिडियम का उससे लंबाई नापूंगा और फिर उसको इंडिया लेकर के आऊँगा और फिर यहाँ पे मीटर स्केल की फैक्ट्री लगाऊंगा। सो इज इट इजीली रिप्रोड्यूसेबल? द आंसर इज नो। इट हैज़ बिकम ईजियर देन अर्लियर बट इट इज स्टिल नॉट रिप्रोड्यूसेबल। तो लोगों ने उसके और तरीके निकाले। आई विल शेयर विद यू द अदर मेथड्स, बट फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यूनिट को रिप्रोड्यूस करना भी आसान होना चाहिए। इज इट क्लियर? फोर्थ, it should not change with time and place। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक जगह पे उसकी वैल्यू कुछ हो दूसरी जगह वैल्यू कुछ हो, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा उसको। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट चेंज with टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ऐसा ना हो कि गर्मी पड़ी तो यूनिट की वैल्यू बदल गई, तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे यूनिट के या स्टैंडर्ड यूनिट के, तो इनको ध्यान में रखकर ही हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करते हैं। चलो, सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। द फर्स्ट इज CGS। इसके अंदर मास को बेटा मास को ग्राम में नापते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड्स में नापते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है
दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है इट इज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में मास को केजी में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, MK और टाइम को सेकंड्स में नापते हैं। ठीक है, MKS CGS, समझ गए। थर्ड सिस्टम, ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, ये दोनों सिस्टम्स दे ओनली टॉक अबाउट द 3 फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन 3 यूनिट से एक्चुअली हमारा काम नहीं चलता बेटा, हमको और भी चाहिए होता है, टेम्परेचर, करंट, इन सबको नापने के लिए मास, लेंथ और टाइम से काम नहीं चलता। So what people did was people introduced a new system of units which is called System International, ठीक है, SI. So people started a new system of units which is called System International, SI units. तो SI units में इन 3 यूनिट्स के अलावा 4 और फंडामेंटल यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर। तो आज अगर हमसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, सो नाउ वी से देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। पुराने जमाने में बोलते थे केवल मास, लेंथ एंड टाइम होती है, अब लेकिन आज की डेट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी सिस्टम इंटरनेशनल में इंक्लूडेड है। तो मैं आपको एक एक करके लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, देन यू कैन नोट दैट डेफिनेशन डाउन। हम उस डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपको एज इट इज याद करनी है, इट इज फ्रॉम NCERT। ठीक है, देखो जरा। तो फर्स्ट SI के अंदर जो मास है उसके यूनिट्स को लोगों ने बोला केजी बोलेंगे, जो लेंथ है उसके यूनिट्स को लोगों ने बोला मीटर बोलेंगे, टाइम के यूनिट्स को सेकंड बोलेंगे। सो इट इज जस्ट लाइक MKS, जो ऊपर लिखा हो बिल्कुल उसी की तरह। उसके बाद जो और क्वांटिटीज इसमें इंट्रोड्यूस हुई वो वहाँ पर नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों ने कहा टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट को केल्विन बोला गया, केल्विन। देन पीपल सेड करंट, करंट की यूनिट को एम्पियर माना गया। देन अमाउंट, किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसको मोल माना गया। ठीक है ना, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इसके बारे में। और एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके यूनिट्स को कैंडेला माना गया। सो दीज वर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स एज पर द सिस्टम इंटरनेशनल, न्यू सिस्टम, वेरी फेमस, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम राइट नाउ। ठीक है, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दीज आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बेटा लिख लो अपनी कॉपी में, फंडामेंटल यूनिट्स। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो थे एंगल का यूनिट होता है रेडियन और एक होता है सॉलिड एंगल जिसका यूनिट होता है स्टरेडियन। सो दीज वर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसके यूनिट भी सिस्टम इंटरनेशनल में इंक्लूड किए गए। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। अब मैं आपको एक एक क्वांटिटी करके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 8 to 10 क्वांटिटीज और उनके डिफरेंट यूनिट्स, कैसे उनको हम एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो बच्चों, तो सबसे पहली क्वांटिटी मैंने ली है लेंथ। लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, आप सब अवेयर हो इस चीज से। कौन कौन से होते हैं बताएं? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे अगर 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, ठीक है, इनके बीच में कन्वर्जन आपको आती है, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। हमको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। कर डालो फटाफट। 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होंगे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। कैसे? मीटर को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, 1 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, सो इट विल बी 100 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ये मीटर गया 100 सेंटीमीटर आ गया, इस 100 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, सेंटीमीटर को बोल देंगे 10 मिलीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1000 mm। सो दिस विल बी 1000। इज इट क्लियर? तो अगर आपके सामने लिखा होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश mm, कैन यू डू इट? देखते हैं। किलोमीटर का मतलब क्या है? 1000 मीटर। और मीटर का मतलब क्या है? 100 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 10 मिलीमीटर। तो देखो बेटा 1000 इंटू 100 इंटू 10, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 6 mm। तो 1 किलोमीटर इज 10 की पावर 6 mm। इज इट क्लियर? कर लोगे लेंथ की कन्वर्जन इस तरह से। चलो अब हम आते हैं मास के ऊपर। मास जो मास होता है, मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम, ग्राम, ये ऐसा यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, है ना। और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे एक यूनिट होता है क्विंटल, एक यूनिट होता है टन, एटसेट्रा।
मिलीग्राम, है ना, ये सब यूनिट्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ 1 किलोग्राम इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, यस और नो। एक मुझे और चीज़ पता है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 1 टन इज इक्वल टू डैश mg, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 1 टन इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम होंगे। तो 1 टन के अंदर मुझे पता है कितने किलो होते हैं, 1000 किलो। 1 किलो में मुझे पता है कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 ग्राम में मुझे पता है कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। मिली का मतलब होता है बेटा 1/1000, है ना, और किलो का मतलब होता है 1000, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मिली लिखा है तो 1000 से डिवाइड कर दो, और किलो लिखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिलीग्राम लिखा है, तो मिलीग्राम छोटा होता है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। नाउ 10 की पावर 3 यहाँ से, 10 की पावर 3 यहाँ से, 10 की पावर 3 यहाँ से, टोटल मिलाकर कितना हुआ, 10 की पावर 9। कर लोगे, ये सब आपको आता है ऑलरेडी, तो मैं हल्का रिवाइज करा रहा हूँ आपको। चलो और देखते हैं फटाफट से टाइम। टाइम के यूनिट देखते हैं। टाइम के यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, सेकेंड्स, मिली सेकेंड, वो सब तो होते ही हैं, मिनट्स, आवर्स, ठीक है, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ टाइम। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं इनके इंटर कन्वर्जन आपको आते हैं, तो आपको सब पता ही है बेटा, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 1 मंथ में हम फिजिक्स में 30 डेज मानते हैं, हालांकि हमको पता है कि डेज अलग अलग हो सकते हैं, दिसंबर जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 29 होते हैं, लेकिन हम 30 मान के चलते हैं। एक साल में 365 डेज, 365 डेज, ये तो हमको पता ही है। नाउ अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 1 ईयर इज इक्वल टू डैश सेकेंड्स, करके बताओ फटाफट से। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, ये हमको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो लेट्स सी एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक साल में हमको पता है 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करना है ना, डेज से स्टार्ट होकर, मतलब ये 1 ईयर है, ईयर से स्टार्ट होकर हम सेकंड तक आ गए, जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर देना आपस में, यही तरीका है इसको करने का। तो हम बोलेंगे इट इज 365 इंटू, ये कैलकुलेशन शायद आपने कर रखी है बचपन में कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, इट इज 86,400 सेकंड्स। तो 1 डे कंटेन्स 86,400 सेकंड्स। इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय 365 तो आप देखेंगे कुछ कैलकुलेशन आएगी 315, कुछ आगे भी आएगी, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट आप आंसर निकाल लो, बट इससे हमारा काम चल जाता है। ये कितना है, ये है बेटा 3 करोड़ 15 लाख। सो दिस इज 3 करोड़ 15 लैक्स। आप चेक कर लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड्स। आप जरा अपनी कॉपी में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके कमेंट्स में लिखो कि कितने सेकंड होते हैं एक साल में। आई वॉन्ट द एग्जैक्ट आंसर, ये एग्जैक्ट चाहिए मुझे, मैं तो राउंड ऑफ करके लिखा है। आई वॉन्ट द एग्जैक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज राइट इट डाउन। चलो बच्चों, तो अब मैं 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट यूनिट इज एंगस्ट्रॉम, द सेकंड इज नैनोमीटर, द थर्ड इज लाइट ईयर एंड द फोर्थ इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं। एंगस्ट्रॉम की यूसेज वेवलेंथ नापने के काम आती है। वेव्स की जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, और एंगस्ट्रॉम की डायरेक्ट वैल्यू डिफाइंड है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं इसको, ये ऐसे प्रोनाउंस करते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ANGSTROM, नोट कर लो। सो इट इज 10 की पावर -10 मीटर। तो यहां से 1 मीटर कितना आएगा, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, यस और नो। नाउ नैनोमीटर जो है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो यहां से आएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। कभी बाई चांस इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, तो हम इसको सिर्फ इधर ले आएंगे तो बस आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये तो दोनों सिंपल यूनिट्स थे। चलो इसी के साथ एक और बता देता हूँ, माइक्रोमीटर। ये माइक्रो का सिंबल होता है बेटा इस तरह से, ऐसे, इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। कितना होता है 10 की पावर -6।
तो माइक्रोमीटर जो होगा 1 माइक्रोमीटर इट इज 10 की पावर -6 मीटर। तो इधर आ गया तो ये हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। क्लियर? बहुत छोटा यूनिट है, माइक्रो नैनो ये सब बहुत छोटे यूनिट्स हैं। चलो अब आते हैं लाइट ईयर पे। अब लाइट ईयर सुनने में ऐसा लगता है कि शायद ये टाइम का यूनिट है, लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है बेटा, इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। क्या होता है लाइट ईयर? लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट या एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1 सेकेंड। सॉरी, लिखो लाइट ईयर की डेफिनेशन। लाइट ईयर की डेफिनेशन नोट करो। लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो बेटा लाइट की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। मतलब 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है। और अगर आपको ये पता हो कि इंडिया से लेकर लाइट बहुत ही तेज चलती है। लाइट का 1 सेकेंड के अंदर इट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर्स, 3 लाख किलोमीटर्स। अगर आपको पता हो तो इंडिया से लेकर अमेरिका का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास है, 15,000 किलोमीटर। तो यहां से चलो दिल्ली से अमेरिका, अमेरिका से घूम के वापस दिल्ली, टोटल मिला के 30,000 किलोमीटर का गोला है। अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ 30,000 किलोमीटर। तो अगर आप 30,000 किलोमीटर चलते हो ऐसे तो आप अर्थ का एक पूरा चक्कर लगा के वापस दिल्ली पहुंच जाते हो। अगर मैं आपसे बोलता हूं आप लाइट बन गए तो बेटा आप 1 सेकेंड के अंदर 10 चक्कर काटोगे ऐसे अर्थ के, 10 चक्कर इन 1 सेकेंड। दिस इज द स्पीड एट विच द लाइट ट्रेवल्स, 3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड। सो इट इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब लाइट ईयर क्या होता है? 1 साल में लाइट कितना चलेगी? तो देखो डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी मैंने बोली? 3 × 10 की पावर 8। टाइम कितना है आपके पास? 1 साल। 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? अभी अभी निकाला हमने, मैंने आपको बोला था उसका यूज होगा, यहीं पर यूज शुरू हो गया। तो 1 साल में सेकंड होते हैं 3.15 × 10 की पावर 7। अगर आप यहां से देखो तो 3 3 × 9, सो इट इज 9.46 होता है एग्जैक्टली 10 की पावर 15 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर। सो इट्स अ वेरी लार्ज यूनिट। किस काम आता है? कि अर्थ से लेकर स्टार्स की दूरी, हेवनली बॉडीज के बीच में आपस में कितनी दूरी है, उन सबको नापने के काम आता है यूनिट। इज इट क्लियर? एक यूनिट और है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको एयू बोलते हैं। ये भी बहुत लार्ज डिस्टेंसेज नापने के काम आता है। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपको पता है कि सन है बीच में, उसके आसपास अर्थ घूम रही है, यस और नो। तो अर्थ यहां पे, तो सन से लेकर अर्थ का जो डिस्टेंस है ये वाला, जो अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस माना जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इज इट क्लियर? अच्छा, आपको क्या ये पता है कि जब सन से लाइट चलती है तो लाइट को अर्थ तक आने में करीब 500 सेकेंड्स लगते हैं। आर यू अवेयर ऑफ दिस? इफ नो देन यू शुड नो दिस, कि सन से लेकर अर्थ पे आने में लाइट को 500 सेकेंड्स लगते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा डिस्टेंस d कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर वही फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इंटू टाइम। तो मैं पूछूंगा स्पीड कितनी है बेटा? लाइट की स्पीड जो है कितनी है? 3 × 10 की पावर 8। टाइम कितना लगा उसको आने में? 500 सेकेंड्स। तो आप बोलेंगे आंसर है 15 × 10 की पावर 10 मीटर। तो आंसर आएगा 1.5 × 10 की पावर 10 मीटर। दिस इज द आंसर बेटा। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है, और यही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो आप देखो जरा, लाइट ईयर ये लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये लिखा हुआ है। तो कौन सा यूनिट बड़ा है इन दोनों में से? लाइट ईयर इज अ लार्जर यूनिट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओ 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डैश एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। करो कैलकुलेशन। 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होंगे ये निकालना है हमको। बड़ा सिंपल है, आप इस लाइट ईयर को इससे डिवाइड कर दो, लाइट ईयर को इससे डिवाइड कर दो। अरे भैया, जैसे मान लो कि आप बाजार जाते हो कुछ खरीदने, कोई चीज खरीदने आते हो, 5 रुपए की एक चीज, आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में कितनी आइटम्स आएंगी? तो बिल्कुल सिंपल है, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, 20 आइटम्स यू विल गेट। उसी तरह से ये बड़ी चीज है, ये छोटी है, तो पूछा है ये कितने आएंगे इसके अंदर, यस और नो।
तो इससे इसको डिवाइड कर दो, खत्म। तो हम बोलेंगे कितना आएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर 10। तो आंसर आएगा, ये कट गया, कुछ आएगा, कितना आएगा 6.3 के आसपास आएगा इंटू 10 की पावर 5। ये चीज यहां पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो एक लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10 की पावर 5 मतलब 6 लाख, एक लाइट ईयर में 6 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं। सो दैट मीन्स लाइट ईयर इज अ मच लार्जर यूनिट एज कंपेयर टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या लाइट ईयर सबसे बड़ा यूनिट है लेंथ का? द आंसर इज नो, देयर इज स्टिल अ लार्जर यूनिट कॉल्ड पारसेक। एक और यूनिट है लाइट का जिसका नाम, सॉरी डिस्टेंस का, जिसका नाम है पारसेक, और वो प्रोबेबली सबसे बड़ा यूनिट है लेंथ का एज फार एज आई नो। तो पारसेक क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी आपको पारसेक को याद रखना है। पारसेक होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो देखो बेटा ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। मतलब मैंने कैलकुलेशन करके देखी थी एक बार, तो इसको एक 10 को यहाँ पे ले आओ तो 30.8 इंटू 10 की पावर 15 हो जाएगा। उसको अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। तो ये लिख लो, 1 पारसेक इज अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लाइट ईयर्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गई बात? चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ यूनिट्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फोर्स की बात करता हूं। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट किसी सिस्टम में कुछ है, किसी और सिस्टम में कुछ और है, एक्सेलरेशन की यूनिट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एसआई यूनिट्स फोर्स के क्या होते हैं। देखें जरा, एसआई यूनिट निकालने के लिए मास के एसआई यूनिट को ले लें विच इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट को ले लें विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के एसआई यूनिट्स हो गए किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो है ये अंदर की बात है, ये जो फोर्स के यूनिट्स आए ये अंदर की बात है। तो बाहर की बात क्या है? बाहर आपको बेटा ये चीज मार्केट में ऐसे देखने को मिलती है, न्यूटन, है ना। तो न्यूटन इज द मास्क एंड दिस इज द इनर टॉक। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, सब लोग मास्क पहन के घूमते हैं ना, तो वही न्यूटन जो है इट इज अ मास्क, बट एक्चुअली इनसाइड इट इज किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं सीजीएस यूनिट्स की बात करूं तो मास का सीजीएस यूनिट्स होता है बेटा ग्राम, और एक्सेलरेशन का होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं पे फटाफट से निकाल लिया हमने, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया। अब ये जो चीज है इसका मास क्या है? इसका जो मुखौटा है उसको बोलते हैं डाइन। तो न्यूटन विच इज एक्चुअली किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डाइन विच इज एक्चुअली ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज द डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? अब हमको कन्वर्जन करनी है इससे इसमें। मैं आपको तरीका, देखो बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और एक हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं। जब मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया था तो इनिशियल 3 लेक्चर्स के दौरान मैंने आपको उसकी कुछ एप्लीकेशंस बताई थी। वहाँ पे मैंने 2 एप्लीकेशंस आपको बता दी थी। एक तो ये कि आप एक इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हो, और दूसरा मैंने आपको वहाँ पर ये बता दिया था कि आप वेरियस क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स डिराइव कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि आप यूनिट्स को भी इंटरकन्वर्ट कर सकते हो, और मैंने आपको बोला था इस एप्लीकेशन को मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको यूनिट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो अब वो समय आ गया कि मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ। तो ध्यान दो बच्चों, फोर्स जो है, फोर्स की डायमेंशंस बताओ क्या होती हैं। फोर्स की डायमेंशंस होती है MLT-2, MLT-2। अब देखो, आपने इस न्यूटन को, एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन्स होते हैं ये निकालने हैं। तो ध्यान देना, तो आपने बोलना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन्स। ध्यान देंगे, तो आपने बोलना है 1 न्यूटन, तो आपने बोलना है 1 इंटू न्यूटन की डायमेंशन, मतलब फोर्स की डायमेंशन लिख देनी है MLT-2 इज इक्वल टू डैश, है ना, और डाइन में भी आपने लिख देना है MLT-2। अब ध्यान दे जरा, ये डैश को डैश ही रहने देना है, या लेट से यहाँ पे n लिख दो,
n की वैल्यू हमको निकालनी है। इस साइड पे m के नीचे लिखो 1, l के नीचे लिखो 1 और t के नीचे भी लिखो बेटा 1 और वहां पे लिखो 2 2 2। उन सब चीज़ों को उठाकर इसके नीचे ले आओ। अब ध्यान दो, ये तो 1 एज इट इज आएगा, ये वाला m1 अपॉन m2 इंटू l1 अपॉन l2 इंटू t1 अपॉन t2 की पावर -2 इज इक्वल टू n। ऐसे हम लिख देंगे। तो अब यहां पर ये आएगा, n की वैल्यू निकालनी है हमको। m1 क्या है? m1 इज द SI यूनिट ऑफ मास, m2 इज द CGS यूनिट ऑफ मास, l1 इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, l2 इज द CGS यूनिट ऑफ लेंथ, t1 इज द SI यूनिट ऑफ टाइम एंड दिस इज द CGS यूनिट ऑफ टाइम, जो कि सेम होते हैं, टाइम के यूनिट सेम होते हैं। ध्यान दो, तो हम बोलेंगे m1 SI यूनिट क्या है बेटा? 1 मीटर है ना, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू ये 1 तो एज इट इज है। L1 ऐसा यूनिट क्या है, सॉरी M1 अपॉन M2 आएगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम इंटू लेंथ का यूनिट क्या ऐसा ही 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू टाइम का सेकंड है, वो तो कट जाएगा, इसका कोई खास मतलब है नहीं, ये n की वैल्यू है। ध्यान दो, तो यहां से n की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 1000 अपॉन 1 इंटू 100 अपॉन 1, 100 अपॉन 1, यस और नो। तो देखो बेटा, ये आपने लिख दिया ग्राम, ये भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट गए। यहाँ पे आपने लिखा मीटर, यहाँ पे सॉरी यहाँ लिखा सेंटीमीटर, यहाँ भी लिखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, सेकंड तो पहले ही कट गए थे, तो सब खत्म। आंसर आ गया 10 की पावर 5। तो n की वैल्यू आ रही है 10 की पावर 5। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइम्स। नोट कर लो इसको। तो इस तरह से हमने SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट कर दिया। ये बात हो गई फोर्स की। आगे चलते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी है एनर्जी। अब एनर्जी के अंदर हमको पता है एनर्जी की डायमेंशंस वही होती हैं जो वर्क की होती हैं, और हर तरह की एनर्जी की डायमेंशन सेम होती हैं। क्या होती है एनर्जी की डायमेंशन? मैं लिखता हूं आपके सामने, इट इज ml² t-2। हम यहीं से ही एनर्जी के यूनिट लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं एनर्जी के SI यूनिट्स क्या होंगे, तो आप बोलेंगे मास के SI यूनिट होते हैं किलोग्राम, इंटू लेंथ के होते हैं मीटर की पावर 2, इंटू टाइम के होते हैं सेकेंड की पावर -2। तो ये जो SI यूनिट है इसको मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये जो चीज़ है इसको हम जूल के नाम से जानते हैं। एनर्जी या वर्क के जो एक्चुअली SI यूनिट्स हैं वो ये हैं, लेकिन जो बाहर मास्क लगा हुआ है वो कौन सा है? जूल का, जिसको हम जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ इसके CGS यूनिट्स लिख दो, इसको देख के क्या आप लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। किलोग्राम को क्या लिखोगे? ग्राम। मीटर को क्या लिखोगे? सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सेकंड को क्या लिखोगे? सेकंड का स्क्वायर। ये जो चीज़ है इसको हम अर्ज के नाम से जानते हैं, ERG है ना। इसको कुछ लोग अर्ग बोलते हैं, कुछ लोग अर्ज बोलते हैं, तो वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ERG इसका नाम है। अब कन्वर्जन करनी है हमको कि 1 जूल के अंदर n ERG है, तो बेटा n की वैल्यू निकालो फटाफट। जो मैंने आपको तरीका बताया डायमेंशनल एनालिसिस, उसी से स्कूल में करना है। इसको करने का एक नॉर्मल तरीका भी है, वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर आप स्कूल में करोगे तो यू विल गेट अ 0, क्योंकि स्कूल में वो लोग चाहेंगे कि आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस से ही करके बताओ। तो देखो जरा, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 जूल की जगह जूल की डायमेंशन क्या है? ml² t-2 इज इक्वल टू n इंटू ml² t-2। यहाँ पे सब जगह 1 1 1, यहाँ सब जगह 2 2 2, वो सब कुछ इस साइड पे। तो आ जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू L1² अपॉन L2² इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -2। ये आ गई n की वैल्यू। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो m1 कितना है? SI यूनिट ऑफ मास विच इज 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू लेंथ का यूनिट है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर भी है, इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। सेकेंड का तो सेम होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की, लेकिन एक बार लिख देंगे। चलो 1 kg को क्या लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सो इट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू, वो तो खत्म हो गया टाइम वाला, तो यहाँ से आता है 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, तो आंसर आता है 10 की पावर 7। यही बेटा n की वैल्यू है।
तो ध्यान रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 ERG। ये ऐसा बोल लो, एनर्जी के केस में 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 CGS यूनिट। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ 1 जूल इज 10 की पावर 7 ERG, ठीक है, तो कौन बड़ा है, जूल या ERG? कौन बड़ा है? मैंने शुरू में बताया था कि हम ऐसे लिखते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जिसका यूनिट बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, एंड वाइस वर्सा, जिसका नंबर छोटा होगा वो यूनिट बड़ा होगा। तो देखो जरा, यहाँ नंबर लिखा हो 1, यहाँ नंबर लिखा है 10 की पावर 7, तो ये नंबर बहुत बड़ा, तो यूनिट छोटा। तो ERG इज अ स्मॉलर यूनिट एंड जूल इज अ लार्जर यूनिट। अब ये मत बोलना सर हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हमको तो पता है कि MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में हमेशा यूनिट बड़ा होता है, विच इज रॉन्ग। आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। इज इट क्लियर? मैं आपको भी एग्जाम्पल दूंगा, आपको मैं प्रूव करूंगा। आफ्टर फोर्स एंड एनर्जी लेट्स कम टू मोर कन्वर्जन क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, डेंसिटी के SI यूनिट से CGS में कन्वर्ट करो। और चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं कि प्रेशर के SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करो। चलो, टेक 3 to 4 minutes and try to solve these two questions and then come back to the video. चलो लेट्स सी, डेंसिटी। डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान दो, मास का ऐसा यूनिट क्या है? इसकी डायमेंशन लिखो, डेंसिटी की क्या होती है? डेंसिटी की डायमेंशन होती है ml-3। हाँ या ना? तो इसको देख करके मैं इसका ऐसा यूनिट लिख सकता हूँ। मास का ऐसा ही क्या होता है? किलोग्राम, इनटू लेंथ का क्या होता है? मीटर की पावर -3। तो इसका जो ऐसा यूनिट है इट इज किलोग्राम इनटू मीटर की पावर -3। ये इसका ऐसा यूनिट है। तो अगर 1 इसके सामने लिखा हुआ है तो इक्वल टू CGS यूनिट क्या होगा? मैं लिख सकता हूँ CGS यूनिट क्या होगा? किलोग्राम की जगह क्या होगा? ग्राम, इनटू मीटर की जगह क्या होगा? सेंटीमीटर की पावर -3। यहाँ पर लिखा हुआ n। आपको इस n की वैल्यू निकालनी है और आपको फिर ये बताना है, आपका यहाँ पे कॉन्सेप्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा कि हमेशा ऐसा यूनिट बड़ा होता है। लेट्स सी, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू n ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कैसे करेंगे? डायमेंशंस का यूज करेंगे। हम बोलेंगे 1 इंटू ml-3 इज इक्वल टू n इंटू ml-3। यहाँ पे लिखेंगे 1 1, यहाँ लिखेंगे 2 2। ये सब नीचे आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी m1 अपॉन m2 इंटू L1 अपॉन L2 की पावर -3। 1 1 मतलब SI यूनिट और 2 मतलब CGS यूनिट। तो m1 कर चुके हैं बेटा, बार बार कर रहे हैं, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ 1000 इंटू 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 की पावर -3। तो आंसर आ गया, ये 10 की पावर 3 है, ये नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 100 की पावर 3, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 10 की पावर 6, ये हो जाएगा 10 की पावर -3। चेक कर लो, तो n की वैल्यू आ गई 10 की पावर -3। इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये पर मीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा कौन बड़ा यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? आई कैन एश्योर यू, अपने किसी भी दोस्त से पूछ लेना जिसने ये वीडियो ना देखा हो, सब आंखें बंद करके बोलेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज लार्जर एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज स्मॉलर। लेकिन हमको तो कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट? कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो जिसके साथ नंबर बड़ा वो खुद यूनिट छोटा। तो नंबर बड़ा किसके साथ है? 1 बड़ा होता है, 10 की पावर -3 बड़ा होता है। ये है 1/1000, ये है 1, तो ये नंबर बड़ा, तो यूनिट छोटा। इज इट क्लियर? या ऐसा सोच लो, इस 10 की पावर -3 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे भैया साफ साफ दिख रहा है। इसके 1000 चाहिए तब जाके उसका 1 बनेगा। यस और नो? तो समझ में आ गई बात? तो ये कॉन्सेप्शन जो हमारे दिमाग में है कि ऐसा यूनिट बड़े होते हैं और CGS यूनिट छोटे होते हैं, ये टूट गया। डायरेक्ट देखकर कुछ नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? प्रेशर पे आते हैं। प्रेशर जो होता है इसकी डायमेंशन लिखेंगे। प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। तो आप फोर्स अपॉन एरिया करके साइड में डायमेंशन निकालो। मेरे को तो याद है, मैं लिख रहा हूँ ml-1 T-2। ये छोटी मोटी डायमेंशन, फोर्स, प्रेशर, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 4-5 तो आपको याद होनी चाहिए अब तक। मैं आई एम एज्यूमिंग कि याद हो गई होंगी। मैं ये नहीं बोलता रेजिस्टेंस की याद रखो, वोल्टेज की याद रखो, कुछ याद मत रखो, विस्कोसिटी कुछ याद मत रखो, लेकिन जो बेसिक 4-5 है वो हमको याद होनी चाहिए। तो प्रेशर की होते हैं ml-1 T-2। तो अगर मैं बोलता हूँ कि प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो देखो बेटा ये होगा किलोग्राम, ये होगा
लेंथ का मतलब मीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -2, ये प्रेशर का एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे ढंग से तो ये हो जाएगा किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसको बेटा दुनिया में पास्कल के नाम से जाना जाता है। जो प्रेशर है उसका जो एसआई यूनिट है एक्चुअली वो ये है, डायमेंशन देख के फटाफट से लिखा जा सकता है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको दुनिया नाम पास्कल से जानती है। क्यों? क्योंकि पास्कल ने बहुत रिसर्च की थी प्रेशर के ऊपर, तो पास्कल वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो उनके नाम के ऊपर इस यूनिट के नाम को रख दिया गया, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको उनकी मेमोरी में रख दिया गया। ठीक है, तो ये आपका ऐसा यूनिट होता है। अगर मैं बोलूँ सीजीएस क्या होता है, तो सीजीएस होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? कन्वर्जन करने की बात करें अगर हम, तो कैसे करेंगे? वही मेथड कि 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको तो पता ही कैसे करते हैं, यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख लो, डायमेंशन इस साइड भी लिख लो, तो देखो कैसे होगा। प्लीज पे अटेंशन। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू डायमेंशन होती है MLT-2, यहाँ -1 आता है, इज इक्वल टू n MLT-2, यहाँ पे -1 आता है। यहाँ आपको पता है 1 1 1 लिखते हैं, यहाँ आपको पता है 2 2 2 लिखते हैं, वो सब चीज़ें इस साइड ले आओ, तो हो जाएगा 1 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -2 इज इक्वल टू n। M1 अपॉन M2 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, तो ये आ रहा है 1000, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ये आ रहा है बेटा 10 की पावर, यहाँ -1 भी है, ये आ रहा है 100 और उसकी पावर -1, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू n। ये 100 नीचे चला आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन 100, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया बेटा 10। समझ में आया? तो इसका मतलब कि 1 किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। चलो बच्चों, तो आज की क्लास यहाँ पे हम खत्म करते हैं। दिस वाज द 5th क्लास ऑफ योर चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगली क्लास में हम और यूनिट कन्वर्जन्स और यूनिट्स के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे, एंड देन वील गो ऑन टू error analysis, which is the last topic of this chapter, and I think in next 3 to 4 lectures we're going to finish this chapter. ठीक है, thank you so much for watching.